नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी करेंगे। और मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज भी आपको ज़रूर हर बुलेटिन में बताते हैं। और दोस्तों, आज भी बताएंगे मुख्य खबरें देश प्रदेश की भी आपको सदैव बताते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज भी बादरा आसपास खबरों की। और जो सियासी पारा दोस्तों 1 महीने से बादरा का गर्म है, उस पारे को लेकर ही आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो सियासी पारा गोकसी की घटना चिड़ियागांधी में हुई थी, उसके बाद में लगातार देखा जा रहा है गर्म 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है। और दोस्तों, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। उसके बाद में ज़रूर मूवमेंट सियासी बदलते रहे हैं। बीच में तिरंगा यात्राएं और घर घर तिरंगा, और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं दोस्तों, उसको लेकर भी यहाँ सियासी पारा गर्म रहा। और उसके बाद में अब जो जालोर की घटना दोस्तों मंगलवार को हुई थी, उसको लेकर भी लगातार क्षेत्र में ज्ञापन का दौर चल रहा है। और सियासी पारा यहाँ भी इसको लेकर भी गर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आज ज्ञापन दिया गया दोस्तों पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी द्वारा कांग्रेसियों के साथ नेतृत्व करते हुए। आज जो जयदीप डूडी ने, क्योंकि जयदीप डूडी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बादरा क्षेत्र के माने जाते हैं, और उनके नेतृत्व में कांग्रेसियों का ज्ञापन देना और नारे लगाना दोस्तों जातिवाद पर, छुआछूत पर, सामंतवाद पर, इन नारों का आखिर क्या औचित्य, क्या मायने हैं दोस्तों। क्षेत्र में, राजस्थान में, सूबे में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेसियों द्वारा ज्ञापन देना, नारेबाजी करना, एक प्रकार से सरकार के खिलाफ इस तरह का प्रोटेस्ट, क्योंकि सरकार के खिलाफ ही माना जाएगा इस तरह का प्रोटेस्ट, तो इसके क्या मायने हैं दोस्तों। क्या कांग्रेस की सरकार जो पिछले 2-3 वर्षों में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, उससे सभी परेशान हैं, और स्वयं कांग्रेसी भी अब परेशान होने लगे हैं दोस्तों। अक्सर देश में आपने भी सुना होगा, और अक्सर चर्चाएं देश में चलती रहती थी जब अपराध का नाम जिक्र आता था, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम प्रमुखता के साथ लिया जाता था। अगर तीसरी किसी स्टेट का, राज्य का नाम भी लिया जाना पड़े तो दोस्तों वो पश्चिम बंगाल का नाम होता था, राजस्थान का नाम नहीं होता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से आश्चर्यचकित रूप से सुधार हुआ है, और सुधार बिहार में भी हुआ है दोस्तों। लेकिन राजस्थान में अपराध का ग्राफ देश में पिछले 2-3 वर्षों में देखे तो दोस्तों काफ़ी बड़ा है। हर तरह के अपराध यहाँ देखे जा रहे हैं। खाली दलितों पर ही अपराध यहाँ नहीं बढ़े दोस्तों, हर महिलाओं पर अपराध की श्रेणी हो, या फिर अन्य वर्गों पर अपराध हो, मॉब लिंचिंग की घटनाओं दोस्तों, एक का एक इन घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। तो जयदीप डूडी के नेतृत्व में दोस्तों आज जो ज्ञापन दिया गया, उसमें कड़े से कड़ा तेवर अपनाया गया, और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और न्याय मिले इंदर मेघवाल के परिवार को दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी बात है। और हर किसी की भी सरकार हो दोस्तों, अगर उस सरकार के अंदर इस प्रकार की घटना होती है तो उस घटनाओं का विरोध होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि अगर भाजपा की सरकार है तो भाजपा के नेता किसी प्रकार का विरोध, प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। कांग्रेस की सरकार है तो ऐसा कांग्रेस के नेता नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के नेता ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक नहीं है, विधायक है कामरेड बलवान पूनिया, और कांग्रेस की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, ये एक अलग बात। तो क्या कांग्रेसी यहाँ परेशान है, कांग्रेसी यहाँ दुविधा में है दोस्तों? ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन वर्तमान में विधायक बलवान पूनिया दोस्तों, उनकी एक प्रकार से जिस प्रकार की सत्ता में भागीदारी है और जिस प्रकार से वो राज क्षेत्र में कर रहे हैं, उनके विकास कार्य, उनका व्यवहार, उनके हार व्यवहार और उनकी जो प्रतिक्रियाएं, उनका जो राज करने का तरीका है, उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं क्षेत्र में है दोस्तों। हम उन्हीं विषयों पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों जालोर घटना को लेकर ज्ञापनदाताओं की। तो जयदीप डूडी ने भी ज्ञापन दिया, संजीव बेनीवाल ने भी ज्ञापन दिया, बलवान पूनिया तो जालोर तक, उस घटनास्थल तक, उस गांव तक भी पहुंचे थे। और उसके बाद में भीम आर्मी
का जिक्र करें तो भीम आर्मी ने भी सभी दलित वर्गों के साथ, अन्य सभी वर्गों के साथ ज्ञापन सौंपा और कड़ी से कड़ी मांग की गई, न्याय दिलाने की मांग की गई, मुआवजा उचित मिले और अनेक प्रकार की मांगे दोस्तों सभी ने अपने अपने ज्ञापन में इसको लेकर रखी थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार में कांग्रेसियों द्वारा ज्ञापन देना, क्या क्षेत्र में कांग्रेसी प्रताड़ित है? दोस्तों ये बहुत सवाल है, आगे आने वाले समय में इसके ऊपर विस्तार से भी हम समीक्षा और विश्लेषण करेंगे इस विषय को लेकर और बात करेंगे विस्तार से क्षेत्र के कांग्रेसियों की और कांग्रेसी नेताओं की भी, और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार में सत्ता सुख भोग रहे क्षेत्र के विधायक के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से मैं जिक्र करूं, यहाँ वर्तमान में जो घटनाक्रम लगातार चल रहे हैं पिछले 1 महीने से ज़्यादा गोकसी की घटना के बाद में, और नेतागण आरोप लगा रहे हैं दोस्तों विधायक बलवान पूनिया पर तानाशाही के भी। और हम बात करें शुरुआत से लेते हैं जब गोकसी की घटना हुई थी, उसके बाद में दोस्तों घटनाक्रम घटित एक के बाद होते चले गए, धरना प्रदर्शन, मुकदमे, गिरफ्तारियां, पिटाई, प्रताड़ना और नेटबंदी, पुलिस लाठीचार्ज, मुकदमे पर मुकदमे। उसके बाद में दोस्तों तिरंगा यात्राएं हुई कि किसी संगठनों को परमिशन मिली, किसी संगठनों को परमिशन ही नहीं मिली, और उसके बाद में सब कुछ घटित होता रहा, कुछ ठंडा पड़ गया, कुछ दब गया, कुछ दबा दिया गया। और दोस्तों निरंतर जो उभर कर आया और निरंतर जो भादरा की फिजाओं में वातावरण में देखने को मिला वो है धारा 144। वो नहीं बदली, वो नहीं हटी, वो अभी तक निरंतर जारी है। ये किसका प्रतीक है? क्या ये आज़ाद भारत में गुलामी का प्रतीक है, जैसा कि बजरंग सहारण ने आरोप लगाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कल हुई थी? तो दोस्तों ये धारा 144 आखिर क्यों नहीं हटाई जा रही है? इसका रीज़न क्या है? इसका कारण क्या है? इसके पीछे की मंशा क्या है? कि सरकार की मंशा है? क्या अधिकारियों द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कोई रणनीतियाँ यहाँ बन रही है, या फिर क्षेत्र के विधायक की दबाव के चलते एक सियासी घटनाक्रम का इसको हिस्सा माना जाए? दोस्तों आखिर ये क्या है? आखिर धरने, प्रदर्शन, जुलूस, सभाएं, मीटिंग आदि सब पर रोक एक प्रकार से आप कर नहीं सकते बगैर परमिशन के। क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? इस आज़ाद भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी की दोस्तों चारों ओर से चर्चा होती है, और इसको मापना सभी नेताओं का काम है। सभी सरकारें इसको लेकर चर्चाएं भी छिड़ी है, टीवी चैनलों में डिबेट होती है कि आखिर हम कितने आज़ाद हुए हैं, आखिर हमारी आज़ादी के मायने क्या है। दोस्तों अगर भादरा का वर्तमान में जिक्र करें तो तिरंगा यात्राओं की भी यहाँ अनुमति नहीं मिली। और कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बजरंग सहारण की, दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया कि डुंगराना में वो किसानों को लेकर, किसानों के फसल बीमा क्लेम को लेकर जो कि काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि सभी नागरिकों का, नेताओं का, किसानों का, मजदूरों का दोस्तों एक अधिकार भी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है। लेकिन उसकी परमिशन भी नहीं मिली, और उसको लेकर परमिशन दी या नहीं दी, इसको लेकर साइंस रखा गया प्रशासन द्वारा। और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो बजरंग सहारण को दोस्तों प्रशासन द्वारा बुलाया भी गया और पूछा भी गया, परमिशन के बारे में कुछ भी स्पष्ट कहने से इनकार कर दिया। लेकिन आज जो धरना प्रदर्शन होना था क्यों नहीं हुआ डुंगराना में दोस्तों? क्या कहीं ना कहीं बजरंग सहारण में कमजोरी आ गई, या फिर प्रशासन के दबाव के चलते प्रशासन ने कुछ ऐसा किया कि वो धरना प्रदर्शन करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए बजरंग सहारण ने? दोस्तों इसको लेकर बजरंग सहारण की माने तो कुछ ऐसी तैयारियां थी प्रशासन की, सत्ता पक्ष के लोगों की, विधायक की, कि 2-3 महीने के लिए अगर ये धरना प्रदर्शन करते बजरंग सहारण तो उनको अंदर करने की योजनाएं थी। दोस्तों क्या कोई इस प्रकार से किसी को अंदर कर सकता है? दोस्तों क्या न्यायालय नहीं है, कोर्ट नहीं है? क्या किसी प्रकार की यहाँ न्याय व्यवस्था नहीं है? आखिर इस प्रकार का डर क्यों? और दोस्तों इस डर के पीछे आखिर क्या कारण है? ठीक है, बजरंग सहारण बाहर रहकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, किसानों की आवाज़ के लिए बुलंद उठाते हुए दोस्तों मुख्य रूप से
लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि अगर उनको अंदर कर दिया गया, जैसे कि उनको गोकसी के प्रकरण में जो धरना प्रदर्शन हुए और उनको अंदर कर दिया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद में काफ़ी दिनों तक उनकी जमानत नहीं हुई थी। अगर ये कंडीशन दोबारा आती है तो कहीं ना कहीं इससे पीछे हट गए होंगे बजरंग सहारण, और वो लड़ना चाहते हैं किसानों के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गांव-गांव जाकर किसानों को संगठित करूंगा, उनको एक करूंगा, और जो न्याय के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम न्याय की गुहार लगाएंगे, प्रशासन से, सरकार से, जनता के बीच में जाएंगे इस मुद्दे को लेकर। और जो अन्याय हो रहा है, क्षेत्र को दबाया जा रहा है, गुलामी की आग में भादरा को झोंका जा रहा है दोस्तों, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात बजरंग सहारण द्वारा की गई। दोस्तों इसके पीछे कई सवाल पब्लिक की तरफ से भी उभर कर सामने आते हैं कि आखिर क्या ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा है और क्षेत्र में जो धारा 144 भी नहीं हटाई जा रही है, और जो दादागिरी का एक प्रकार से तानाशाही का माहौल है, क्या ये दादागिरी प्रशासन की है, जिला प्रशासन की है, धारा उनकी तरफ से नहीं हटाई जा रही? अगर ये सही है तो दोस्तों क्या क्षेत्र का विधायक इतना कमज़ोर हो चुका है, इतना लाचार हो चुका है कि यहाँ प्रशासन के ऊपर वो किसी प्रकार से अपना नियंत्रण भी स्थापित नहीं कर पा रहा, और अपनी आवाज़, जनता की आवाज़, किसान की आवाज़, मजदूर की आवाज़ वो प्रशासन के कानों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं? या फिर इसके पीछे क्या सत्ता पक्ष का कोई हाथ है, विधायक बलवान पूनिया की ये तानाशाही प्रवृत्ति है? अगर ऐसा है तो क्या प्रशासन विधायक बलवान पूनिया की कठपुतली बन चुका है? क्या सरकार इतनी लाचार हो चुकी है कि एक अपनी पार्टी से अलग एक विधायक की हर बात मानने के लिए विवश है, मजबूर है? दोस्तों ये कई सवाल हैं जो आपके भी दिमाग में होंगे, और हो भी क्यों ना दोस्तों, जहाँ तक किसानों की आवाज़ है उसको भी आज क्षेत्र में दबाया जा रहा है, आम लोगों की आवाज़ दबाया जा रहा है, नेताओं को पनपने नहीं दिया जा रहा है। क्या ये जो नए नेता है, युवा नेता है, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या उनकी मेहनत कहीं ना कहीं देखकर बलवान पूनिया घबरा गए हैं, डर गए हैं? दोस्तों ये कई ऐसे सवाल हैं जो सभी के दिमाग में हो सकते हैं, उनके जवाब भी चाहिए क्षेत्र की जनता को। इनके जवाब भविष्य देगा, भविष्य के गर्भ में है दोस्तों। जनता को सोचना है, जनता को विचार करना है, स्थितियां जनता के सामने हैं, और ये किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये बात बजरंग सहारण की एक प्रकार से हम मान सकते हैं। बार बार ये बात वो उठाते हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। और क्या विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है विपक्ष की आवाज़ को? ये बात कहीं ना कहीं संजीव बेनीवाल की है, उनकी बात सही है? या फिर इस तरह के तरीके से क्या सत्ता के नशे में चूर विधायक बलवान पूनिया इतना सत्ता के मंद में डूब चुके हैं? ये बात अक्सर जयदीप डूडी उठाते हैं, जो आज उन्होंने ज्ञापन दिया जालोर घटना को लेकर। तो दोस्तों क्या माना जाए, इन सारे घटनाक्रमों पर क्या कहा जाए? क्या इस कंडीशन में कुछ सत्ता का ये जो नशा है वो एक प्रकार से अजीब नशा है? क्या इस नशे के पीछे भादरा की जनता लाचार हो चुकी है? क्या क्षेत्र की जनता अपनी आवाज़ को संगठित करने के लिए, एकजुट करने के लिए भी दोस्तों संघर्ष कर रही है? क्या किसी नेता के सामने या नेता के साथ आने से भी जनता कतरा रही है? दोस्तों ये बहुत से सवाल है जो आपके दिमाग में भी होंगे, और भविष्य में इन सवालों का जवाब ज़रूर आपके सामने होगा। लेकिन वर्तमान में जो भादरा की राजनीति है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से एक अजीबोगरीब एक प्रकार से वातावरण में और जाल में फंसी हुई है। इनका जवाब आपको भी चाहिए, नेताओं को भी, नेता भी मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनता इसका जवाब ढूंढ के रहेगी। और मीडिया का काम है दोस्तों सच जो है, क्षेत्र की जो परिस्थितियां जो है, जो वर्तमान की स्थितियां जो है वो उठाना, उनको आगे लाना, उनको एक प्रकार से मुखर तरीके से जनता के सामने रखना। तो ये सारी स्थितियां हैं दोस्तों भादरा की। एक प्रकार से वर्तमान में भादरा की राजनीति का जो सियासी पारा है वो गर्म है। नेता एक के बाद एक निकल कर बाहर आ रहे हैं, और कुछ नेता लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं, कुछ नेता
अभी भी बहुत से लंबे गैप के बाद में अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी सक्रियता को उजागर कर रहे हैं। कुछ अपनी खोई हुई ज़मीनें तलाश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ अपने वर्तमान के वजूद को बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ पनपने का प्रयास कर रहे हैं, अपना वजूद कुछ दिखाना चाहते हैं, नए चेहरे हैं और उभर कर आना चाहते हैं। तो दोस्तों ये इन सारी परिस्थितियों पर हमारी नज़रें रहेगी। विशेषकर राजनीतिक सियासी जो भी घटनाक्रम होते हैं दोस्तों, हम आपको बराबर इसकी जानकारियां देते रहेंगे। और अब दोस्तों बात करते हैं आज क्या विशेष दिवस है। 17 अगस्त को तो महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को 1909 में दोस्तों आज के दिन फांसी चढ़ाया गया था। और भारत आज़ाद के बाद 1947 को दोस्तों आज ही के दिन पहली बार ब्रिटेन की पहली सैन्य टुकड़ी अपने देश के लिए भारत से रवाना हुई थी। तो ये भी एक आज के दिन बड़ा घटनाक्रम हुआ था। और महान स्वतंत्रता प्रेमी क्रांतिकारी दोस्तों पुलिन बिहारी दास का आज ही के दिन निधन हुआ था 1949 को। तो उनकी पुण्यतिथि भी इस देश में धूमधाम से आज के दिन मनाई जा रही है। और दोस्तों हम बात करें मंडियों के भाव की, मौसम के मिजाज की, तो मंडियों का भाव देखते हैं दोस्तों नौहर से। नौहर में आज ग्वार के भाव 4614 रुपये प्रति कुंटल रहे, सरसों के भाव 6330 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि मोट 6657, अरंडी के भाव 7457, तारामीरा के भाव 5000 रुपये प्रति कुंटल रहे। आदमपुर मंडी में सरसों 6246 रुपये रही, चना 4640 रुपये, जबकि सरसों के भाव दोस्तों यहाँ अभी हमने आपको बताया 6246 रहे। और नरमा के भाव जो नया नरमा है 10,000, पुराना नरमा 11,200 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे। आदमपुर मंडी में ग्वार के भाव 4611, गेहूं के भाव 2225 और जौ के भाव 2450 रुपये प्रति कुंटल रहे। सरसा मंडी में सरसों बिकी है दोस्तों 6231, ग्वार बिके 4470, मूंग बिके 6000, गेहूं बिकी है 2225 रुपये। इलाहाबाद मंडी में दोस्तों सरसों बिकी है 6289, ग्वार बिकी है 4300 रुपये और चना के भाव यहाँ रहे 4647, गेहूं के भाव 2175 रुपये प्रति कुंटल। और भट्टू मंडी में गेहूं बिकी है दोस्तों 2250 रुपये प्रति कुंटल, सरसों बिका है 6427, ग्वार के भाव 4521 रुपये रहे, जबकि रावतसर मंडी में गेहूं बिकी है 2223, चना बिका है 4600, ग्वार के भाव 4571, सरसों बिकी है 6070 रुपये प्रति कुंटल, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में गेहूं बिकी है 2149 और सरसों बिकी है 6021 रुपये प्रति कुंटल। और भादरा मंडी में ग्वार बिका है दोस्तों 4678, गेहूं बिकी है 2231, चना बिका है 4600 रुपये प्रति कुंटल। और पड़ोसी कस्बा राजगढ़ में मूंग बिके है 5700 रुपये प्रति कुंटल, मोट बिकी है 5800 रुपये प्रति कुंटल। और दोस्तों गेहूं बिकी है 2250 और यहाँ जौ बिकी है दोस्तों 2500 रुपये प्रति कुंटल। तो ये रहे मंडियों के भाव। और अब हम बात करें दोस्तों मौसम के मिजाज की, तो 17 अगस्त को आज 1.5 mm बरसात की लगभग चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी हुई थी। वो बरसात दोस्तों आज दिन में भादरा इलाके में हुई और 27 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहा। देर शाम को 31 तक डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया। 100% बादल छाए रहे। रात्रि को भी दोस्तों लगभग 27 से 29 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावना है और लगभग हल्की बूंदाबांदी और बरसात की भी चेतावनी है। 18 अगस्त को कल कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। 27 से 31 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 32 से 34 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को रहेगा, जबकि 31 से 33 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों देर शाम को रहेगा। और बरसात की संभावना कल बेहद कम है। रात्रि को ज़रूर बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की गई है। 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। बादल 40 से 60-70% तक आसमान में छाए रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और जालोर की घटना की जहाँ तक बात है दोस्तों, पूरे राजस्थान में ये घटना आज चर्चाओं का विषय बनी हुई है। और दोस्तों इस घटना के बारे में बताएं पीड़ित परिवार को अब तक न्याय मिलने की, क्योंकि बलवान पुनिया उस गांव तक में पहुंचे थे। और दोस्तों सरकार ने अब तक दिया क्या है पीड़ित परिवार को। इंदर मेघवाल के
परिवार को तो लगभग विभिन्न तरह की घोषणाओं में 33 लाख रुपए अब तक इस परिवार को दोस्तों मुआवजा देने की घोषणा हो चुकी है और परिवार के एक सदस्य को नौकरी की भी घोषणाएं हुई है। और दोस्तों जहां तक बात है स्कूल की, तो स्कूल की मान्यता रद्द होने की भी आज खबरें आ रही है। इसके अलावा दोस्तों जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर डीएसपी और एडीएम को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो इस घटना की जो चर्चाएं हैं दोस्तों, एक प्रकार से इसका दूसरा एंगल देखें तो एक और थ्योरी दोस्तों इस जालोर की घटना में उभर कर सामने आई है। और जहां तक इस दूसरी थ्योरी की बात करें तो जो मटके की पानी की छुआछूत की बात जो चल रही थी, उस थ्योरी को इस नई थ्योरी द्वारा एक प्रकार से नकारा जा रहा है। क्योंकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की आप माने या फिर शिक्षा विभाग की जांच की बात माने दोस्तों, मटकी का कहीं कोई जिक्र इसमें नहीं आ रहा है। और इसमें जिक्र आ रहा है दोस्तों दो बच्चों के आपसी झगड़े का, चित्रकला को लेकर इन दो बच्चों का झगड़ा हुआ था और उसके बाद में जो छैल सिंह अध्यापक है उनके द्वारा दोनों ही बच्चों को पीटे जाने की भी बात सामने आ रही है। तो ये जालोर के सुराना गांव की जो सरस्वती विद्यालय की घटना है दोस्तों, इस घटना की इस थ्योरी को लेकर भी चर्चाओं का बाजार अब गर्म है। लेकिन इस पीड़ित परिवार ने दोस्तों एक मासूम को खो दिया है और उस अध्यापक की पिटाई की वजह से इस मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसका एक प्रकार से न्याय ज़रूर होना चाहिए और इस न्याय की आवाज़ को बुलंद करते हुए पूरे राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान की सीमाओं से इस न्याय की आवाज़ की जो चीख है, जो पुकार है, वो दोस्तों कहीं ना कहीं राज्य की सीमा से भी बाहर जा चुकी है। तो दोस्तों आज की 7 बजे के बुलेटिन में इतनी खबरें। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई घटनाओं के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।